हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम पे एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं और आज हम उसका 6th वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए। हमारे विंग से कुरान ऐप पे जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज आ चुकी है। आप खुद को रजिस्टर करके इस मॉक टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको विंग से कुरान ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपनी डिटेल्स उसमें डालनी होगी। खुद को रजिस्टर करके आप इन मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके पीएससी केएस मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी कि जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इनफैक्ट जो 12 दिसंबर को है, उसके लिए भी हमारे यहाँ विंग से कुरान ऐप पे मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। आप खुद को रजिस्टर करके इन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। एक और जानकारी, जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए हमारे यहाँ विंग से एक उड़ान पे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस दोनों तरह से स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के एमसीक्यूज जो हैं वो हैं यूनेस्को पे। तो सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। दूसरी बात यूनेस्को के बारे में कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूएन की। ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ओके, तीसरी बात यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मेन फोकस होता है। तो इसका फोकस क्या है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन कराई जाए कंट्रीज के बीच में। इंटरनेशनल कॉपरेशन कराई जाए किनके बीच में? कंट्रीज के बीच में। एंड किन किन एरियाज में? एजुकेशन के एरियाज में, साइंस के एरियाज में, या फिर इसके साथ साथ कल्चरल एरियाज में। इन एरियाज में कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन कराई जाए और इसके थ्रू क्या होगा? पीस को एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये है मेन ऑब्जेक्टिव यूनेस्को का। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। यूनेस्को कब बना? यूनेस्को कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं? यूनेस्को के कितने मेंबर्स हैं? यूनेस्को के रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं? हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आने वाले एमसीक्यूज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, Which city of Jammu and Kashmir has been designated as a part of UNESCO Creative Cities Network? ओके, तो यूनेस्को जो है इसका एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है जिसको यूसीसीएन जिसकी एब्रीवेशन है। तो हमें ये बताना है कि यूनेस्को ने, जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, उसने जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी सिटी को हम कह सकते हैं कि डेजिग्नेट किया है। ओके, तो यहां पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। ओके, तो यूनेस्को ने श्रीनगर को डेजिग्नेट किया है एज पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, इसके साथ साथ एक और जानकारी इसी के रिलेटेड, श्रीनगर को लेके इंडिया में कुल मिला के 6 सिटीज को अभी तक यूनेस्को ने इस लिस्ट में डाला है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में डाला है। देयर आर 6 सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर को कब किया इन्होंने? 8 नवंबर 2021। तो ये लेटेस्ट है बिल्कुल। ओके, और हमारे जेएंडके का ही है, तो करंट अफेयर भी बनता है और यूनेस्को से रिलेटेड भी है। तो जेके एसएसबी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के रिलेटेड एक और जानकारी कि बाकी की 5 सिटीज़ कौन सी हैं। तो हमारे पास मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, वाराणसी है
एंड जयपुर। जयपुर के रिलेटेड एक और जानकारी कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। ओके, ये क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। चलते हैं हमारे दूसरे ऑब्जेक्टिव पे। लेकिन एक और जानकारी कि टोटल वर्ल्ड में अभी तक जो ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसमें 295 सिटीज को लिस्ट किया जा चुका है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में कितनी है? 6, एज आई टोल्ड यू। और लेटेस्ट कौन सी है? श्रीनगर हमारी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। So question number 2 is who won the Martial Arts Education Prize 2021 from UNESCO? तो देखें यूनेस्को जो है ये बहुत सारे प्राइजेस देती है, अवार्ड्स देती है। ओके, तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज है ये यूनेस्को ने किसको दिया है। क्या ये कुंफू नन्स को दिया है, कैमाइल गट को दिया है, डेविड मेल्पस को दिया है, या फिर ये इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कुंफू नन्स। तो कुंफू नन्स क्या है असल में? ये बुद्धिज्म की एक स्ट्रीम है, बुद्धिज्म की एक स्ट्रीम है जिसका नाम है द्रुक्पा, DRUKPA। ओके, तो द्रुक्पा असल में ये स्ट्रीम्स जो है ये क्या करती हैं, जो द्रुक्पा की नन्स हैं ये फीमेल्स को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाती हैं। ओके ओके, तो उसी को कुंफू नन्स कहा जाता है। ओके, और एंड इसी को 2021 में मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ओके, क्लियर? तो इसी के साथ साथ एक और जानकारी, बाकी के 2 ऑप्शंस को देख लिया जाए तो हमारे पास कैमाइल गट जो भाई साहब हैं ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये, और डेविड मेल्पस भाई साहब जो हैं ये हमारे पास वर्ल्ड बैंक ग्रुप, मैंने जो आपको बताया कल के वीडियो में, उसके प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which festival of Manipur has been recognized by UNESCO? ओके, तो मणिपुर का एक फेस्टिवल है जिसको रिकग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो हमें उस फेस्टिवल का नाम बताना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाटा संक्रांति इज ए फेस्टिवल इन मणिपुर जिसको यूनेस्को के द्वारा रिकग्नाइज किया गया है। ओके ओके, सो इसको रिकग्नाइज कब किया गया? 2013 में। ओके, एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स भी हैं। ओके, यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स भी हैं, और उन्हीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में जो है ये नाटा संक्रांति को रिकग्नाइज किया गया है, लिस्ट किया गया है। ओके, तो मणिपुर का कैपिटल जो है इम्फाल है, और ये जो फेस्टिवल है ये 3 डेज फेस्टिवल 3 दिन के लिए चलता है। ओके, एंड या सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हैज वन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को प्राइज इन 2021? यूनेस्को का कौन सा प्राइज 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने जीता है? ओके, एज आई टोल्ड यू यूनेस्को बहुत सारे प्राइजेस अवार्ड करती है, तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, किंग स्योनजोंग लिटरेसी प्राइज। किंग स्योनजोंग लिटरेसी प्राइज, तो ये प्राइज जीता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने ये प्राइज जीता है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ओके, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एंड एक और जानकारी कि ये जो स्योंगजोंग स्योंगजोंग लिटरेसी प्राइज है, ये इसको फंड करता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया।
ओके, तो इसके साथ-साथ 2 और प्राइज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इनमें से एक प्राइज़ जो है उसको हम आने वाले ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। यूनेस्को हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सेलिब्रेट रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए यूनेस्को ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेट किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो नेटफ्लिक्स के साथ यूनेस्को ने पार्टनर किया है ताकि इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को क्या किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। और बहुत सारी वीडियोस ये इस नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, लेकिन ये एक करंट ऑब्जेक्टिव भी है और ये एक यूनेस्को के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यूनेस्को ने नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप की है, और नेटफ्लिक्स क्या है आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। सो इसके साथ अगर दो ऑप्शन और देखें बी एंड सी, तो यहाँ पे हमने पिछले किसी एक लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की हुई है, प्रैकल्ट एंड फेसबुक। प्रैकल्ट एंड फेसबुक के साथ किसने टाई अप किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या करने के लिए? जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल सोसाइटीज़ या वल्नरेबल लोग जो हैं दुनिया में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो वहाँ पे कोविड-19 की जानकारी किस तरह से पहुँचाई जाए, इसके लिए टाई अप किया था प्रैकल्ट और फेसबुक के साथ। किसने? WHO ने। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन ए है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 वाज। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी 2021 की, हम देख लेते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Complex pasts and diverse diverse futures. Complex pasts and diverse futures was the theme of 2021 World Heritage Day. और World Heritage Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? World Heritage Day जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 18 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये कब से शुरू हुआ? 1983 से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। एंड अप्रैल में और 2 डे हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं और जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक उनमें से है 7 अप्रैल, और ये 7 अप्रैल क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे। एंड इसके साथ साथ एक और भी है 25 अप्रैल, और ये 25 अप्रैल क्या है? वर्ल्ड मलेरिया डे। दोनों की थीम्स मैं आपको बता चुका हूँ। सारा यहाँ डिस्कस करें तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और उसमें बोरियत हो जाती है, मैं जानता हूँ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When did Chao dance was inscribed in the UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity? Okay, जैसा मैंने आपको बताया, देयर आर सर्टन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स जिनको यूनेस्को लिस्ट करता है। तो छाओ डांस जो है, छाओ डांस को कब लिस्ट किया गया ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, छाओ डांस को लिस्ट किया गया 2010 में। ओके, छाओ डांस को लिस्ट किया गया 2010 में एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ओके, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। और जो ये छाओ डांस है ये उड़ीसा, झारखंड से वैसे MS धोनी रांची से, एंड बंगाल, तो ये यहाँ पे परफॉर्म की जाती है ज़्यादातर। ओके, तो इसको कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट लिस्ट में रिकग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2010 में। ओके, बाकी की 3 डेट्स को अगर हम देखें तो 1944 में क्या होता है कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। 2001 में क्या होता है कि UN को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। एंड 1995 में क्या होता है, 1995 में क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनती है। उससे पहले मराकेश एग्रीमेंट होता है, मैंने आपको ये भी बताया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। 2010 में यूनेस्को ने छाओ को रिकग्नाइज किया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट।
ओके, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की सॉरी 8 की तरफ। द फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को वाज हेल्ड इन। ओके, तो यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है, इसका जो पहला सेशन है वो कहाँ पे हुआ? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। ओके, सो पेरिस में पहला सेशन हुआ किसका? जनरल कॉन्फ्रेंस का। जनरल कॉन्फ्रेंस एक बॉडी है यूनेस्को में। ओके, तो ये पहला सेशन जो हुआ था ये 1946 नवंबर दिसंबर। ओके, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का मतलब है मीटिंग्स। कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग्स होता है। ओके, तो ये नवंबर दिसंबर में चलती रही। ओके, तो ये पहला सेशन इस दिन हुआ था 1946 में। ओके, सो जेनीवा में क्या है? जेनीवा में जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। जेनीवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। वाशिंगटन डीसी में क्या है? वाशिंगटन डीसी में IMF एंड वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं, और नन तो कुछ होता नहीं है। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज देर आर देर आर there are 40 cultural heritage sites in India, और we can say, अगर हम exactly बोलें तो 40 UNESCO World Heritage Sites in India. Okay, so there are 40 and इन 40 में से दो जो हैं वो लेटेस्ट हैं। ओके, दो जो हैं वो लेटेस्ट हैं। जुलाई 2021 में इनको लिस्ट किया गया है। जुलाई 2001 में लिस्ट किया गया, और कब किया गया? 44th सेशन जो था किसका? 44th सेशन जो था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। ओके, 44th सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जुलाई 2021 एंड इसी टाइम पे दो नई कल्चरल हेरिटेज साइट्स को लिस्ट किया गया है, एंड उनमें से एक है धौलवीरा। धौरवेरा एक हड़प्पन साइट थी। हड़प्पा एक सिविलाइजेशन थी। ओके, इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताने लगूँ तो फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे हम, तो लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता। धौलवीरा हड़प्पन हड़प्पन सिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक सिटी थी, एंड ये गुजरात में है। ओके, ये गुजरात में है, एंड ये हमारी पहली हो गई। एंड दूसरी कौन सी है? दूसरी जो हमारी है, दूसरी है रमप्पा टेम्पल। रमापा या फिर रमप्पा टेम्पल, आप इसको पढ़ सकते हैं ऐसे भी। तो रमप्पा टेम्पल एंड धौलवीरा आर द टू लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ओके, रिकग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। और ये कहाँ हुई? चाइना में हुई थी। ये जो 44th सेशन था ये चाइना में हुआ था। ओके, सो चलते हैं अब एक और, लेकिन इसके साथ साथ जानकारी मैं चाहता हूं कि आपका इन 20 MCQs में पूरा यूनेस्को कवर हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू लिंक थिंग्स हियर एंड देयर। ओके, सो इन 40 अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हम देखें तो इनमें क्या है कि 32 जो हैं वो कल्चरल हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कल्चरल कितनी है भाई, ये बताओ। और 7 जो हैं वो नेचुरल हैं। ओके, एंड उनमें से एक जो है वो मिक्स्ड है। ओके, एक जो है जो वो मिक्स्ड है। तो आप एक बार क्या करिएगा, यूनेस्को की साइट पे जाइएगा, विकिपीडिया से नहीं पढ़िएगा, यूनेस्को या फिर किसी और साइट से नहीं पढ़िएगा, जो ऑथेंटिक साइट हो वहीं से जाइए पढ़िएगा। तो इनके एक बार नाम पढ़िएगा कि इन 7 में से कौन है, और ये मिक्स्ड एक जो है ये कौन है, एंड जो नई दो हैं वो किस में आती हैं। ओके, ये 7 में आती हैं या फिर 32 में आती हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो यूनेस्को इज एस डैश डैश यूनेस्को क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूएन की एजेंसी ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन है, या फिर इनमें से कुछ नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूनेस्को इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ओके, एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मेंबर्स ऑफ एजुकेशन वाज हेल्ड इन। तो अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मेंबर्स ऑफ एजुकेशन है क्या असल में? तो होता क्या है, 1942 में क्या होता है, 1942 में लंदन में क्या होता है कि मीटिंग होती है। किन की मीटिंग होती है? मीटिंग होती है अलाइड पावर्स की।
एलाइड पावर्स कौन थे जो जर्मनी, इटली, जापान के अगेंस्ट लड़ रहे थे? यूएसए थे, ब्रिटेन थे, रशिया थे, फ्रांस थे और भी बहुत सारे पावर्स थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार प्रपोजल दिया गया। क्या दिया गया? प्रपोजल दिया गया। प्रपोजल किसके लिए दिया गया कि भाई एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। ओके, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। और उसके बाद ही क्या होता है कि 1945 में यूएन कॉन्फ्रेंस होती है एंड इसी कॉन्फ्रेंस के एंड में क्या होता है, इस कॉन्फ्रेंस के एंड में यूनेस्को की एस्टेब्लिशमेंट होती है। यूनेस्को की एस्टेब्लिशमेंट होती है। एंड कब होती है? यूनेस्को की एस्टेब्लिशमेंट होती है 16 नवंबर 1945 को। ओके, उससे पहले ये कॉन्फ्रेंस होती है। उससे पहले लेकिन क्या होता है, लंदन में ये लोग मिलते हैं, ये एलाइड पावर्स मिलते हैं और इसमें एक प्रपोजल रखा जाता है कि भाई कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। और उसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। एंड इसी कॉन्फ्रेंस के एंड में नवंबर 1945 में क्या होता है, यूनेस्को की स्थापना होती है, यूनेस्को की एस्टेब्लिशमेंट होती है और इस तरह यूनेस्को एस्टेब्लिश होता है। तो इस तरह से मैंने यूनेस्को की हिस्ट्री भी आपको बता दी। इसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड भी क्लियर हो चुका है। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि यूनेस्को जो है ये 16 नवंबर 1945 को बनाई गई। ओके, उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उससे पहले भी क्या हुआ था, उससे पहले एक मीटिंग हुई थी एलाइड पावर्स की, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। टाइम कम है वरना हम इसको और लंबा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन एनफ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 16 नवंबर 1945 है। एंड इसके बाद अगर बाकी ऑप्शन को हम देख लेंगे तो थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ फंक्शन करना शुरू करता है, ये ऑपरेशनलाइज होता है। एंड 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बनता है। ओके, नन तो कुछ नहीं होता यार, सबको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ऑफिसेज डज यूनेस्को हैज़ इन इंडिया? तो यूनेस्को के एक्चुअली इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास 2 है। यूनेस्को के 2 ऑफिसेज हैं इंडिया में और इन ऑफिसेज के नाम कुछ इस तरह हैं कि पहला ऑफिस है दिल्ली क्लस्टर ऑफिस, दिल्ली क्लस्टर ऑफिस। एंड दूसरा है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पीस, एजुकेशन एंड पीस। ओके, तो ये दोनों नाम आप याद रखें, 2 ऑफिस हैं यूनेस्को के इंडिया में और इनका पहले का नाम है दिल्ली क्लस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया एंड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पीस। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि भाई ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस आर अवार्डेड बाय यूनेस्को? तो यूनेस्को के द्वारा कौन से अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं, कौन से प्राइजेज हैं जिनको यूनेस्को देता है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कलिंगा प्राइज, मदनजीत सिंह प्राइज एंड प्राइज फॉर पीस एजुकेशन, पीस एंड एजुकेशन। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल। तो ये तीनों प्राइज जो हैं, ये तीनों प्राइजेस जो हैं, ये तीनों प्राइजेस यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं। ओके, तो कलिंगा प्राइज की अगर हम बात करें तो कलिंगा प्राइज दिया जाता है फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस की साइंटिफिक फील्ड में कोई कुछ बड़ा काम कर रहा है तो इसके फील्ड में दिया जाता है। 1951 से ये देना शुरू किया गया है। एंड दूसरा हमारे पास जो प्राइस है, दूसरा प्राइस है मदनजीत सिंह प्राइज। तो मदनजीत सिंह प्राइज जो है ये टॉलरेंस और पीस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। ओके, टॉलरेंस एंड पीस को हम कह सकते हैं कि प्रमोट करने के लिए दिया जाता है मदनजीत सिंह प्राइज। एंड ये स्टार्ट हुआ 1995 से। ओके, 1995 से। आई थिंक रेड कलर इज थोड़ा सही नहीं लगता, तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो तीसरा हमारे पास है प्राइज फॉर पीस एजुकेशन। तो प्राइज फॉर पीस एजुकेशन जो है ये एजुकेशन की फील्ड में क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से एफर्ट किए जाते हैं ये उस विषय में दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग दिया जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने में क्या एफर्ट्स कहाँ पे किस कंट्री ने किए हैं। ओके, तो ये तीनों प्राइज जो हैं यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है,
द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को आर इलेक्टेड बाय। ओके, तो अब आगे हम यूनेस्को की गवर्नेंस पे, हिस्ट्री पढ़ ली, बाकी चीज़ें पढ़ ली, अब गवर्नेंस पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यूनेस्को की गवर्नेंस की बात जब हम करते हैं तो 3 चीज़ें आती हैं। एक तुम्हारे पास आती है जनरल कॉन्फ्रेंस, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं लिख क्यों रहा हूँ। सो हमारे पास एक आती है जनरल कॉन्फ्रेंस, एक आता है सेक्रेटरीट, और एक आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं यूनेस्को की गवर्नेंस में। ओके, जनरल कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड सेक्रेटरीट। तो यहाँ पे ये कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर जो हैं इनको इलेक्ट कौन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है इसका, वो ऑप्शन नंबर 1 है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय जनरल कॉन्फ्रेंस। और जनरल कॉन्फ्रेंस में सारे मेंबर होते हैं, ऑल मेंबर्स। ओके, ऑल मेंबर्स, जितने भी कंट्रीज होती हैं वो सारे जनरल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स होते हैं, और सबके पास एक वोट होता है। एक वोट कहाँ पे और होता है, एक वोट और होता है यूएन जनरल असेंबली में लोगों के पास। ओके, कंट्रीज के पास। ओके, तो अब एक और बात कि जो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसके कितने मेंबर्स होते हैं यूनेस्को में। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर होते हैं 58। इनको 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट कौन करता है, जनरल कॉन्फ्रेंस करती है, मैंने बता दिया आपको। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी आप सबके लिए कि जो ये जनरल कॉन्फ्रेंस है, मतलब जो यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस है, इसमें 193 मेंबर्स हैं। ओके, तो यूनेस्को के भी 193 मेंबर कंट्रीज ही हैं, क्योंकि जनरल कॉन्फ्रेंस में हर एक मेंबर कंट्री होती है। ओके, सो इसके साथ साथ अगर हम और देखें तो 11 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। ओके, एसोसिएट मेंबर्स हैं, 193 फुल फ्लेज्ड मेंबर्स एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स, मतलब पूरी तरह यूनेस्को के साथ नहीं है लेकिन जुड़े हुए हैं। ओके, तो या इस तरह से कितने मेंबर्स हैं इसके और कैसे इलेक्ट होते हैं ये भी हमने देख लिया। एंड ये सबसे सुप्रीम बॉडी है जनरल कॉन्फ्रेंस, जो ये सुप्रीम बॉडी है इसमें यूनेस्को में। एंड इसके साथ साथ अगर हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को देखें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है डे टू डे मैनेजमेंट को देखती है, यूनेस्को की डे टू डे मैनेजमेंट को देखती है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ अगर हम देखें तो सेक्रेटरीट जो है ये जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर बाय जनरल कॉन्फ्रेंस, इनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है ये सेक्रेटरीट के पास है। ओके, जितने भी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है ये सेक्रेटरीट का काम है। ओके, सो देयर आर एक्चुअली 3 बॉडीज इन यूनेस्को, जनरल कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड सेक्रेटरीट। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम बहुत कम है। द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को सेक्रेटरीट इज, एज आई टोल्ड यू यूनेस्को की गवर्नेंस में सेक्रेटरीट भी होता है, तो उसका डायरेक्टर जनरल आज का कौन है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ही है, ऑड्रे एजोले। ओके, ये फीमेल है, तो ये जो है ये प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की। ओके, ऑड्रे एजोले। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। और ये ऑड्रे एजोले जो हैं ये फ्रांस की हैं। ओके, ये फ्रांस की हैं। और इसके साथ साथ एक और जानकारी कि जो डायरेक्टर जनरल होता है इसको 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। कौन करता है इलेक्ट, जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस इलेक्ट करती है। ओके, और इसके साथ 2 ऑप्शन को अगर हम देख लें तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर सकते हैं कि ओकेंजियो इवेला कौन है। ओकेंजियो इवेला जो थी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल है। ओके, ओकेंजियो इवेला जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल है। और क्रिस्टलिना जॉर्जिना जो है ये आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओकेंजियो इवेला कौन है, डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूटीओ की। ओके, ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ये डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के सेक्रेटरीट की। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, इंडिया हैज बिकम द मेंबर ऑफ यूनेस्कोज डैश डैश फॉर 21 to 25। ओके, तो यूनेस्को की एक बॉडी इन चारों में से एक ऐसी बॉडी है जिसका मेंबर बना है इंडिया फिर से। तो हमें बताना है कि कौन सी बॉडी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर फिर से बना है इंडिया अगले 4 साल के लिए, यानी 21 से 25 तक अगले 4 साल के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना है इंडिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज आई टोल्ड यू 58 मेंबर्स होते हैं, इनको जनरल कॉन्फ्रेंस जो है इलेक्ट करती है 4 साल के लिए। ओके, तो बाकी 3 ऑप्शन नहीं है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड एट। तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स होते हैं, मेन ऑफिसेज होते हैं, तो यूनेस्को के भी हैं। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो ये हैं फ्रांस में पेरिस में। ओके,
फ्रांस में पेरिस में, जेनीवा में क्या है, वाशिंगटन में क्या है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसको रिकैप्चुलेट कर चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यूनेस्को की दो लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और उनमें से हमारे पास क्या है, उनमें से हमारे पास एक तो धौलवीरा है, दूसरा रमापा टेम्पल है। अब यहाँ पे रमापा टेम्पल तो है नहीं, लेकिन रमापा टेम्पल को काकात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसको रमापा टेम्पल भी कहा जाता है और काकात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि काकात्या एक डायनेस्टी थी असल में। काकात्या डायनेस्टी के ड्यूरिंग ही ये बना था, इसलिए काकात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है। तो ये दो बिल्कुल लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, मुझे एक ने कमेंट में लिख के कहा, एक कमेंट में लिखा था कि देयर आर 46 हेरिटेज साइट्स। बिल्कुल नहीं, देयर आर नॉट 46 हेरिटेज साइट्स, देयर आर 40 हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को की ऑफिशियल साइट को छान के मैंने ये निकाली हैं। ओके, तो अगर आपको फिर भी लग रहा है कि देयर आर 46, तो प्लीज़ आप मुझे इस पर फ़ोन करें और मुझे बताएं कि ये कहाँ पे लिखा है कि ये 46 है, सॉरी 267618। बाकी भी अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो इस नंबर पर मुझे बिल्कुल मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिर्फ रिगार्डिंग इस यूट्यूब चैनल के MCQ सेशंस को या फिर SSB के सिलेबस के रिलेटेड किसी भी चीज़ को। ओके, इससे बाहर नहीं। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, which state has the highest number of UNESCO World Heritage Sites? ओके, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सबसे ज़्यादा किस स्टेट को है इंडिया में। ओके, तो ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि किस स्टेट को है, महाराष्ट्र को है, तेलंगाना को है, या फिर JNK को है, या फिर गुजरात को है। तो इसके पास इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र। देयर आर 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र एंड दिस इज द हाईएस्ट नंबर इन इंडिया। किसी भी स्टेट को 5 साइट्स नहीं हैं, तो ये वाहिद एक स्टेट है जिसको महाराष्ट्र, जिसको 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को के द्वारा लिस्ट की गई हुई। तो एज आई टोल्ड यू, बाकी के दो ऑप्शन अगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि तेलंगाना में, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं शायद, जो रामापा टेम्पल है ना, ये रामापा टेम्पल तेलंगाना में ही है। ओके, तेलंगाना में ही है। ओके, एक बात। और दूसरी बात हमारे पास ये है कि गुजरात में धौलवीरा है। ओके, तो तेलंगाना के कौन से विलेज में है, पालमपट। ओके, पालमपट। ओके, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, एंड आई होप कि 20 क्वेश्चंस के साथ साथ बाकी भी यूनेस्को के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन आपको अब ये बताना है, आपके लिए 2 क्वेश्चन है आज के। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, थोड़ी मैं स्क्रीन को पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बताना है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल DG यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को कौन थी। मुझे पता है लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, क्योंकि क्यूरियोसिटी से जो आप सर्च करेंगे वो आपको कभी भूलेगा नहीं। ओके, तो पहली वुमेन कौन थी, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आज के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ओके, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो इसी के साथ आज का MCQ सेशन खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्साइटेड और इम्पोर्टेंट MCQs के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड पढ़ाई को कंटिन्यू करें, एंड गुड बाय, टेक केयर।